एग्जिट पोल ने संकेत दे दिए हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता बन सकती है और बहुमत के बहुत नजदीक बीजेपी पहुंच रही है और हरियाणा में अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में है। तो दिल्ली के बाद दो राज्यों में अगर ऐसी स्थिति है तो ये कितने बड़े संकेत है, किस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये वाकई तमाम राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति बदलने के दौर से अब गुजरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें, दरअसल एग्जिट पोल में जो निकल कर आया 124 सीट बीजेपी के हक में, 71 सीट शिवसेना के हक में, 35 सीट कांग्रेस के हक में, ये महाराष्ट्र का एग्जिट पोल है, और 29 सीट एनसीपी के हक में, एमएनएस के पास 7 सीट और अदर्स 22 सीट। विद्या चौहान जी, आप तो महाराष्ट्र की खूब गलियों में घूमी हैं, जरा एक सवाल हर जहन में जरूर आता होगा कि 4-5 दशक हो गए जब शरद पवार ने राजनीति में सार्वजनिक तौर पर आए, तो क्या तीन पीढ़ियां इस दौर में खड़ी हो गई, वोट देने के लिए आ गई, लेकिन शरद पवार से इतर किसे देखे एनसीपी में नेता के तौर पर? यह एक मुश्किल सबब आप लोग के लिए अब के दौर में नहीं हो चला है, क्योंकि नई पीढ़ी को क्या मतलब है उन पुरानी पारंपरिक राजनीति को ढोते रहने से? क्या बदलाव की जरूरत नहीं लगती है आपको? आप जब घूमती हैं आपको नजर नहीं आता है? विद्या जी। जी देखिए, शरद पवार साहब की जो राजनीति है वो सिर्फ पुरानी राजनीति नहीं है। उनका विजन जो है वो विजन बहुत आगे चल के देखते हैं। आज शरद पवार की उम्र अगर 70 साल होगी तो वो 25 साल के लड़कों के लिए उनका विजन क्या होना चाहिए इसका मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये महाराष्ट्र का जो आपने जो सर्वे दिखाया है, जिस भाजपा के पास 288 सीट्स नहीं थी खड़ा करने के लिए, उनको आप 123, 130 दिखा रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमारी राजनीति विरोध में बैठ के हम लोग पूरे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण जनता से जुड़े हैं। जो महात्मा गांधी जी ने संदेश दिया था, चलो ग्राम की ओर, वो संदेश हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो हमें कोई डर की भावना नहीं है। हम लोग, मुझे मालूम है, याद आता है कि 96 से लेके 2000 तक जब सेना और भाजपा की सत्ता महाराष्ट्र में थी तो लोग उनसे परेशान हो गए थे, और उसके बाद 15 साल तक उन्होंने सोचा भी नहीं था उनके बारे में। तो अभी अगर लोगों ने इस तरह से सोचा होगा तो हम लोग लोगों के लिए काम करते रहेंगे। विद्या जी, अभी आपने बोला गांधी जी को याद कर लिया और आपने जिक्र कर दिया चलो गांव की ओर, लेकिन पवार जी का नाम जैसे ही जहन में आता है तो लगता है चलो लवासा की ओर। गांव तो नहीं है लवासा। नहीं, लवासा की बात अगर आप करेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हायर मिडिल क्लास जो है वो अभी बहुत बढ़ गया है। जैसे गरीबों के लिए जैसे हम लोग सोचते हैं, वैसे मिडिल क्लास के लिए भी अगर सोचना, हमारा देश हमेशा से गरीब नहीं रहा है। अभी आईटी इंडस्ट्री आ गई है पुणे में, तो मुझे लगता है जो लोगों की मिडिल क्लास की जो ज़रूरतें हैं, उस तरह से लवासा सिटीज की भी ज़रूरत है। आप इस तरह से पूछ के आप ये मोदी जी को पूछिए, आप ये नहीं, हम मोदी जी से तो लगातार सवाल जवाब होंगे ही, लेकिन संजय निरुपम जी, देखिए अभी जो जवाब आया, विद्या चौहान जी बता रही थी गांव गांव घूमती है, इस देश के मिजाज को कांग्रेस भी इस दौर में भटक नहीं गई, और जिस दिशा में बढ़ना था नरेंद्र मोदी उस मर्म को छू नहीं रहे हैं। सेंट्रल हॉल में वो हाशिए पर पड़े व्यक्ति का जिक्र करते हैं, कर हो या नहीं हो एक अलग बात है, हम बार बार बोल रहे हैं, उस मर्म को छूने का प्रयास हो रहा है जिसको इस दौर में चकाचौंध में ढकेल दिया गया, दूर कर दिया गया, माना ही नहीं गया, विकास की रास्ता अलग पकड़ लिया गया। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस भी भटकी और कांग्रेस को अब समझना है कि कैसी लड़ाई लड़नी है? ये आप लोग को सोचना है। हाँ प्रसून जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं राजदीप जो एक विषय रख रहे थे उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए बिल्कुल, राजदीप ने कहा कि एक बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा।
ये कोई नई बात नहीं, कोई चौंकाने वाली बात नहीं कही, दुरुस्त बात कही है। 2004 में भी अगर कांग्रेस पार्टी की वापसी होती है तो उस समय सोनिया जी छोटे छोटे दलों को जमा कर एक सत्ता में आई थी और उसके बाद 10 वर्षों तक सरकार चली, और जब सरकार चलती रही 10 वर्ष के बाद बहुत सारी पार्टियां छोड़कर चली गई। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन की राजनीति से को नकारती है। गठबंधन की राजनीति होनी चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ये एक विषय हो गया। दूसरी बात, शाहनवाज ये कह रहे थे कि भाई हम लोग पूरे 5 साल बहुत अच्छा काम करेंगे। 4.5 महीने का कामकाज हमने देखा है, और 4.5 महीने में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस है, सचमुच हमें बहुत बहुत तकलीफ होती है कि पूरे 5 साल एक करेंगे क्या। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 4.5 महीने कामकाज के ऊपर कोई मैंडेट नहीं आया। हाँ, हम लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों ने कहा कि अभी भी मोदी को कुछ मौका देना चाहिए। तीसरी बात जो बार बार आ रही है विचार को लेकर के, राजनीति बदल गई है। देखिए, विचारहीन होकर तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक मुहावरे बदल सकते हैं। आप कह रहे हैं जो एस्पिरेशनल यूथ है उसको इन विषयों से कोई लेना देना नहीं। जो एस्पिरेशनल यूथ है 70%, वो कोई विचारहीन नहीं है, वो भी देश की एकता अखंडता में विश्वास करता है, वो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता, वो भी एक धर्मनिरपेक्षता की भावना को समझता है। हाँ, उसके अपने एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को टच करने की जरूरत है, उसके मर्म को समझने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी अपने विचारों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दे। हमारे विचार उत्तम विचार हैं, उन विचारों को नए अंदाज में, नए रूप में पेश करके जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, निश्चित तौर पर इस दिशा में काम होना चाहिए। लेकिन मूल विचार विकास का है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है, आगे भी इसी विकास के मुद्दे पर हम काम करते रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मुझे नहीं लगता कि चौटाला जी की पार्टी को जीतना चाहिए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं संजय निरुपम जी, नहीं पाती है संजय निरुपम जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम खाली जानना चाह रहे हैं आप ही के पार्टी के शशि थरूर वो गुणगान क्यों करने लगते हैं, आप लोग प्रवक्ता पद से हटा देते हैं। हमारा सवाल है, मुहावरे पुराने नहीं पड़े हैं, बल्कि राजनीति अब पुरानी हो रही है। राजनीति के तौर तरीके में अगर आप खुद को ये मानकर चल रहे हैं कल तक बीजेपी 2 सीट जीती थी, आज हम 2 पे आ जाएंगे तो कल फिर आगे निकल जाएंगे, ये कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है सियासत में। नहीं, प्रसून भाई एक बात समझिए, राजनीति एक मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है। आज जो है कल वो रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। और आज जो माना जा रहा है कल वो माना जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। समय के साथ आपको बदलना पड़ता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन समय के साथ बदलने की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। समय के साथ आप अपनी पूरी पहचान मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, नए अंदाज में, नए रूप में, नए आगाज के साथ आया जा सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि कांग्रेस पार्टी को सेकुलरिज्म की विचारधारा को छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र की अखंडता और एकता में विश्वास छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शिवसेना की तरह एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर देनी चाहिए, मुझे लगता है कि इस तरह का भी सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज मोदी का जमाना है, मोदी की बातें लोग सुन रहे हैं, लेकिन आगे भी सुनेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज हमारी बात लोगों ने नहीं सुनी है, कल वो नहीं सुनेंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कभी हमारा गढ़ हुआ करता था, 10 साल हम सत्ता में थे, उससे पहले 10 साल वहां तेलुगु देशम थी, तब लोग कहते थे कि भाई आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नहीं आती है। 10 सालों तक हम रहे, आज फिर से आगे तेलुगु देशम, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, फिर से कलम आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जुड़ के काम करेंगे। यूं ही महाराष्ट्र में भी एक जमाने में शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी, अभी विद्या जी ने सही कहा, 15 वर्षों तक हम सत्ता में थे, आज लोगों ने कहा किसी और को मौका दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र बीजेपी की जागीर हो गई। महाराष्ट्र में अगर लोगों का काम करेंगे तो टिकेंगे, नहीं तो फिर उनको उखाड़ कर फेंका जाएगा, और यही जनता उनको उखाड़ कर फेंकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी अब एक मिनट आ रहे हैं, जरा हम राजदीप को इससे जोड़ रहे हैं क्योंकि राजदीप ने ये सवाल खड़ा किया था। राजदीप, ये एक मैसेज आ रहा है कि जीत हार होती रहती है, आज आप जीत गए कल फिर हम जीत जाएंगे। क्या भारतीय समाज और भारतीय राजनीति अब ये मंजूर करने की स्थिति में है? नहीं है, कुछ हद तक ये सही है कि जीत हार होती है पॉलिटिक्स में, लेकिन जब तक आप कोई नई आइडिया नहीं लेकर आएंगे या नई लीडरशिप नहीं लेकर आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेक्युलरिज्म को नारा मत बनाइए, बट केवल नारे तक मत छोड़िए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के सवाल उठाइए। कौन सा आंदोलन है जिससे कांग्रेस पिछले 20 साल में पूरी तरह से जुड़ी है? कौन सा बड़ा नेता उभरा है महाराष्ट्र में पिछले 25 साल से जिसे आप कह सकते हैं एक मास लीडर है कांग्रेस में? ये सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के पॉलिटिक्स में आज की तारीख में, कि ना केवल आपके पास कोई बड़ा मास लीडर नहीं है, आपका कौन है महाराष्ट्र में? संजय निरुपम एक बताइए, पिछले 25 साल में शरद पवार के बाद कौन है नेता? राजदीप, मैं जवाब दे रहा हूं आपको जी। राजदीप, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पृथ्वीराज चौहान जैसा मुख्यमंत्री दिया गया,
साफ सुथरे एक मुख्यमंत्री दिया गया। क्या ये पिछले 4 सालों में उभरा हुआ एक नया नेतृत्व नहीं है? दोनों खराब सर, लेकिन वो मास बेस्ड लीडर नहीं है ना। लोगों के सवाल उठाने वाला मास बेस्ड लीडर जो जब आप आंध्र प्रदेश क्यों जीते थे 2004 में, राजशेखर रेड्डी रथ यात्रा पर गए, लोगों के साथ जुड़े, उनके सवाल उठाए। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में पिछले 25 साल में कौन सा आपका नेता है? आपके नेता केवल पैसा बनाना जानते। एक छवि बन गई है, एक छवि बन गई है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में करप्ट पार्टी है, एनसीपी पार्टी कैश एंड कैरी पार्टी है, पैसा बनाओ मौज करो, ये आपकी एक छवि बन गई है, एक छवि बन गई है। क्या भारतीय मैं नहीं कह रहा, हकीकत है, एक छवि बन गई है। ईमानदार पार्टी आप कह सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के मैं ये नहीं कह रहा, करप्शन मैं ये नहीं कह रहा, उनमें भी भ्रष्ट नेता है, उनमें भी भ्रष्ट नेता है सर। करप्ट नहीं है, सर क्या संजय जी, नहीं हुआ? संजय जी, क्या आप मानते हैं परसेप्शन बन गई है? येदियुरप्पा नहीं हुए? सर, आप मानते हैं कि परसेप्शन बन गई है कि कांग्रेस और एनसीपी जो है वो लोगों के सवाल नहीं उठाती है? जब लोगों के सवाल उठते हैं तो अजीत पवार ऐसे बयान देते हैं जिससे लोगों को और गुस्सा आता है। क्या आप मानते हैं कि नहीं? ठीक है, मैं जवाब देता हूं इसका। निश्चित तौर पर अजीत पवार का वो जो बयान था वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वो उसको किसी ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन याद रखिए, 15 वर्षों से कांग्रेस एनसीपी सत्ता में है, सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं, हमें लगता है ये इससे आप पल्ला देखिए नहीं जान सकते। 4 दिन पहले आर पाटिल क्या कहते हैं संजय निरुपम जी, कार्यक्रमों को बलात्कार को लेकर वो क्या बयान देते हैं आर पाटिल 4 दिन पहले? हम इसके आगे बिल्कुल गलत बयान था। बिल्कुल अगर गलत बयान था। हम 1 मिनट आ रहे हैं विद्या जी आपके पास। शहनवाज जी, क्या ये माना जाए कि सत्ता जो है, क्योंकि अब संजय निरुपम से पूछेंगे, ये बड़ा मुश्किल सवाल हो गया है। जब आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है, अकूत ताकत आ जाती है, तो वाकई पैसा आता है तो अब सड़क पर नहीं उतरते हैं, ऐसी कमरे में रहते हैं। बीजेपी अभी उस फ्लोटिंग स्थिति में आ चुकी थी। संघ ने चिताया, नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, जो 24/7 लगातार राजनीति के बारे में सोचते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं। ये उपलब्धि बीजेपी के संगठन को मजबूत करेगी या ये स्थिति नरेंद्र मोदी को संगठन से बड़ा करके एक नई स्थिति में राजनीति की दिशा तय करने लगेगी? शर्माजी, 55% जी, नरेंद्र मोदी जी संगठन और बीजेपी ये अलग नहीं है। नरेंद्र मोदी संगठन से निकले हुए ही कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री रहे, आज प्रधानमंत्री हैं, और वो पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। आज अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूरी ताकत लगाई है उन्होंने। इस पूरे चुनाव में बैठकर जिस तरह से मेहनत की, 18 घंटे हमने उनको बैठे देखा है महाराष्ट्र में, हरियाणा में। वो टास्क देते हैं और उसको पूरा करवाते हैं, तो संगठन मजबूत हो रहा है। बिना संगठन मजबूत होते हुए ये एग्जिट पोल के नतीजे नहीं हो सकते थे। दूसरी बात, जो संजय निरुपम जी आज कह रहे हैं, या राजदीप सरदेसाई जो आज सलाह इनको पहले दे रहे थे कि आपको इकट्ठे होना चाहिए, जो दैया वो चुनाव से पहले सलाह मानते, तब भी अगर जिस तरह का माहौल था महाराष्ट्र में, उस माहौल में अगर कांग्रेस एनसीपी मिलकर भी लड़ती, तब भी भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करती। क्योंकि 15 साल में महाराष्ट्र की जनता को कुछ नहीं मिला। सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ अक़लियतों को बीजेपी से डराना, खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराओ और वोट लो। क्या किया? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में अक़लियत के नौजवान उठाए गए, सबसे ज़्यादा इंट्रोगेशन उनका किया गया। और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर और बीजेपी का नाम लेकर सिर्फ डरा कर आप वोट नहीं ले सकते। ये जो नतीजे आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में माइनॉरिटीज़ में एक फियर फैक्टर पैदा किया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तो आज जो हम जीत रहे हैं वो सब समाज का। पहले लोग कहते थे बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, शहरी पार्टी है। अब देखिए दलित समाज का भी, पिछड़ों का भी, अल्पसंख्यकों का भी। अल्पसंख्यक बहुत वोट कितना मिला हो ये आपका सर्वे अलग नहीं, ये तो हमें थोड़ा लेकिन हम ये कह सकते इसका एनालिसिस होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी के मुखालफत में खड़ा कर दिया जाता था, डरा दिया जाता था, वो अब नहीं है। इसलिए कांग्रेस जो कहती है न सेकुलरिज्म के साथ है, न इनको सिर्फ नारे चाहिए। अब लोग पहचान गए, आज के नौजवान जान गए कि कांग्रेस सिर्फ नारा दे सकती है। राहुल गांधी युवा हैं, लेकिन युवा कांग्रेस के साथ नहीं है। युवा का यकीन नरेंद्र मोदी में है। जी बताइए। शाहनवाज भाई, नारा नहीं दे रहा हूं। आपने कहा महाराष्ट्र की जनता को 15 वर्षों में कुछ भी नहीं मिला। एक जानकारी दूंगा,
नरेंद्र मोदी आए और मुंबई के लोगों को बोल के गए कि मैं वर्ल्ड क्लास मेट्रो दूंगा। मुंबई में ऑलरेडी मेट्रो चल रहा है। 2005 में गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी अरे कहा ना वर्ल्ड क्लास दूंगा, कैसा चल रहा है? बरसात में पानी गिरने लगता है। नहीं है 12 साल बरसात में पानी गिर गया था उस मेट्रो में, याद नहीं है? 2008 में प्लान किया, 2014 में मेट्रो लॉन्च कर दिया। तो जो काम की बात करेंगे हम क्लास पे आते हैं, ये बड़ा नरेंद्र मोदी जी का क्लास है। एक सवाल, जब वो हम वर्ल्ड क्लास कहते हैं तो वर्ल्ड क्लास मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के देखिए, आप लोग जितना नरेंद्र मोदी पे हमला करेंगे उतनी हमारी ताकत उतना ही, वही उसी पे हमारे थे। हम ब्रेक लेने से पहले गवर्नमेंट यहाँ पर जा रहे हैं। करने वालों की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस हो या एनसीपी हो या कोई पार्टी हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी ही अगर है तो जीत तो उन्हीं की होगी ना। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जैसे मैंने पहले भी कहा है, 1970 और 80 के दशक में इंदिरा गांधी के साथ हुआ करता था कि एक तरफ इंदिरा गांधी का वोट और दूसरी तरफ जो वोट है बढ़ जाता था। अब ऑपोजिशन को ये लालू प्रसाद यादव एकमेव व्यक्ति है जिनको 2014 का जो मैसेज है उनको पता चला है। 2 दिन बाद जब मैंने उनको इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जब हम एक साथ आएंगे तो हम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे। ये सवाल है उनके सामने। आपको नरेंद्र मोदी को लड़ना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी अब देश के नंबर 1 नेता हैं, जैसे इंदिरा गांधी थी 1970 के दशक में, 4 साल बाद आप देखेंगे 1975 का युग आता है और सब जो पार्टियां हैं एकजुट होकर इंदिरा गांधी को टक्कर देती है। ये एक बड़ा मैसेज है। और शाहनवाज जी को ये एक तरह से चेतावनी है। अगर आप जितने भी अपने एलाइज हैं उनको आप किनारे कर देंगे तो एक ना एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, अकेले खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अहंकार जो है, एक अहंकार है बीजेपी में। शाहनवाज जी जो भी कहे, जिस तरह से आपने कुलदीप बिश्नोई को एक तरफ कर दिया, जिस तरह से आपने उद्धव ठाकरे को एक तरफ कर दिया, कहीं ना कहीं आज आपकी चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, लेकिन शाहनवाज जी खुद जानते हैं और वो टीवी पर नहीं कह सकते, 5 साल बाद इनको कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये देश बड़ा अद्भुत है, ये बदल भी सकता है। और जब बदलेगा तब बीजेपी की जो ये एकला चलो रे जो आइडेंटिटी है उसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। हम सबको सबका आप साथ बिहार में सबका पासवान जी को कहते लेकर हैं। जाएंगे, आप अकेला बिहार में चलो नहीं पासवान है जी को राजीव, साथ हम में एकदम लेकर कह रहे हैं, जाएंगे। अभी भी 23 पार्टी हमारे साथ है, एनडीए बड़ा है और हम छोड़कर नहीं गए किसी को। हम नहीं, ये मैसेज बहुत बड़ा निकल रहा है कि क्या वाकई अपने बूते चलने की बात है और जैसे जैसे लाभ मिलता जाए उसमें वाकई आज का दिन है, ये फैक्ट है। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी है, इससे भी इनकार, पूरी राजनीति के केंद्र में मोदी है। बिल्कुल, इससे मोदी इनकार- नंबर 1 नेता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। एग्जिट पोल के संकेत बहुत साफ हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर जबरदस्त लाभ है। बीजेपी अपने बूते हरियाणा में सरकार बना सकती है, लेकिन पहले महाराष्ट्र में 124 सीट का मतलब है सिर्फ 20 सीटों से पीछे है और ये सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में महाराष्ट्र में बीजेपी बखूबी आ सकती है। यानी फैसला सही अकेले चलने का। शिवसेना के लिए घाटा का सौदा 71 सीट पर टिकी है और कांग्रेस एनसीपी दोनों मिला दीजिए तो दोनों 60, 64, 65 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक स्थिति हरियाणा की देखें तो हरियाणा में अपने बूते एग्जिट पोल जो 2 चैनलों के अलग अलग तरीके से निकल कर आए हैं, अपने बूते बीजेपी सरकार बना सकती है। 90 सीट में 45 जादुई का आंकड़ा, 46 सीट एबीपी दे रहा है तो न्यूज़ 24 52 सीट दे रहा है। संकेत बहुत साफ है। चौटाला को भी 23 और 29 सीट मिल रही है, लेकिन 10 सीटों के साथ कांग्रेस को बड़ा घाटा, यानी हुडा की बिल्कुल नहीं चली। तो नतीजे तो 19 को आएंगे, इंतजार तब तक करना होगा। लेकिन एग्जिट पोल जिस दृष्टि से रहता है उसमें बहुत नजदीक सच के रहता है और शायद इसीलिए ये माना जा रहा है अब दिल्ली के बाद 2 और राज्य कांग्रेस के हाथ से छिन गए।